नमस्कार, मैं सुषमा त्रिवेदी, प्रोफेसर इतिहास विभाग नवयुग कन्या महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज हम बात करेंगे यूनिट 9 और 10 इकाई 9 और 10 के बारे में पढ़ेंगे आज हम। और इन दोनों यूनिट्स में जो मुख्य विषय जिन पर हम आज बात करेंगे, उनमें पहला होगा नव संस्कृतिवादी आंदोलन चीन में, और दूसरा यूनिट 10 का जो मुख्य आधार है वो है चीन में बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति और उसका चीन के इतिहास पे या चीन की राजनीति पे योगदान। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं इकाई 9 के विषय से। तो हम ये देखेंगे कि इकाई 9 में इनफैक्ट चीन में 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर के 20वीं शताब्दी के आरंभ तक बहुत सारे आंदोलन हुए, एक के बाद एक आंदोलन हुए। और इन आंदोलनों के पीछे जो एक मुख्य कह सकते हैं कारण था, या मुख्य जो उनका टारगेट था, जो लक्ष्य था जिसको वो भेदना चाहते थे, जिसको समाप्त करना चाहते थे, वो थे चीनी संस्कृति में कन्फ्यूशियसवाद। तो पहले हम देखेंगे कि कन्फ्यूशियसवाद क्या था, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उनके किन पक्षों पर चीन के युवा वर्ग को, चीन के राष्ट्रवादियों को, क्रांतिकारियों को, जो कि पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित थे, विदेशों में पढ़ कर के आ रहे थे, और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि कन्फ्यूशियसवादी संस्कृति जो चीन की है, उसमें ऐसे बहुत से अ, ऐसे तत्व हैं जो कि चीनी संस्कृति को जकड़े हुए हैं, उसकी प्रगति को रोके हुए हैं। सो पहले हम देखते हैं व्हाट इज कन्फ्यूशियनिज्म। कन्फ्यूशियस चीन का एक दार्शनिक था, एक धर्म प्रवर्तक मान सकते हैं। हालांकि अभी इतिहास के शोधों में इस विषय पर काफ़ी डिबेट चल रही है कि कन्फ्यूशियसवाद एक धर्म था, या एक जीवन शैली थी, या एक आचार संहिता थी। हम इनमें से कुछ भी मान लें, इस बात का उतना अंतर नहीं पड़ता। पर महत्वपूर्ण यह है कि चीनी समाज और चीनी संस्कृति के लिए कन्फ्यूशियसवाद कितना महत्वपूर्ण था। कन्फ्यूशियस, जैसा कि हम जानते हैं, 6th सेंचुरी BC में उनका जन्म हुआ और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उन्होंने प्राण त्यागे। उन्होंने चीन की समाज संस्कृति को जिस तरह से प्रभावित किया, उतना शायद चीन में उत्पन्न किसी भी व्यक्ति, आज 2000 साल बाद भी कन्फ्यूशियसवादी परंपराएं चीनी समाज में जीवित हैं। कन्फ्यूशियस ने जो चीन को एक नई संस्कृति दी, चीन को एक सांस्कृतिक आधार दिया, एक दार्शनिक आधार दिया, और समाज और संस्कृति, और विशेषता ये है कि कन्फ्यूशियस ने धर्म प्रवर्तन के साथ साथ राजनीति के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। अब हम यदि कन्फ्यूशियस के विचारधारा, या हम कह लें उनके दर्शन को ले, तो उन्होंने कुछ भी साहित्य स्वयं नहीं लिखा। उन्होंने शिक्षाएं दी, धर्म का प्रचार किया, अपने विचारों का प्रचार किया, और उसको उनके शिष्यों ने बाद में लुन यू नाम से संकलित किया, जिसे कि अंग्रेजी में एनालैक्टस कहते हैं। एनालैक्टस में कन्फ्यूशियस के सारे सिद्धांत और विचार समाहित हैं। अब यदि कन्फ्यूशियस द्वारा प्रचारित धर्म कह लीजिए या जीवन दर्शन कह लीजिए, उसके यदि हम आधार देखें, तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो कन्फ्यूशियस के दर्शन में कही गई, धर्म में कही गई, और जिसको कि चीनी संस्कृति ने बहुत गंभीरतापूर्वक जिसका पालन किया, वो था नैतिकता। कन्फ्यूशियस के धर्म में नैतिकता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया, और ये नैतिकता हर स्तर पर लागू की गई। जैसे कि एक इंडिविजुअल लेवल पर एक व्यक्ति, उसका नैतिक होना आवश्यक है, क्योंकि उनका मानना था कि नैतिकता जो है वो एक मनुष्य के जीवन को या संस्था को सार्थकता प्रदान करती है, मूल्य प्रदान करती है। कन्फ्यूशियस ने यहाँ तक कहा कि नैतिकता की रक्षा के लिए मनुष्य को अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो ये जो मोरालिटी या एथिक्स है, नैतिकता का जो पक्ष था, वो सबसे ज़्यादा मजबूत था, सबसे ज़्यादा सशक्त था कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं में। राजा से लेकर के एक सामान्य व्यक्ति तक, एक संस्था तक, सबके लिए नैतिक मूल्यों को अपहोल्ड करना, उनको बनाए रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तभी उसका जीवन सार्थक माना जा सकता था, या उसका जीवन मूल्यपरक या मूल्यों से परिपूर्ण माना जा सकता था। अब ये नैतिकता
की जो परिभाषा उन्होंने दी, वो उस समय के जो कंटेम्प्रेरी रिलिजन्स थे, जैसे बुद्धिज़्म मान लीजिए, जैनिज़्म मान लीजिए, इन धर्मों से बहुत मिलती-जुलती थी कि मनुष्य का आचरण नैतिक होना चाहिए, समाज में उसका व्यवहार उत्तरदायित्व बोध होना चाहिए उस व्यक्ति के भीतर। सभी संबंधों में अपने संबंधों को वो भली प्रकार से निभाए और उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करे। सो इस तरीके से मनुष्य को और संस्थाओं को नैतिकता के एक फ्रेमवर्क में, एक ढांचे के भीतर जकड़ करके रखा गया था। और ये नैतिकता कई बार बहुत व्यावहारिक नहीं थी, परंतु चूंकि कन्फ्यूशियस ने इसको प्रतिपादित किया था, तो राजा से लेकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके जीवन का लक्ष्य होता था एक नैतिक जीवन, नैतिक मूल्यों से भरपूर जीवन को व्यतीत करना। अब जो नया युवा वर्ग था, जो पश्चिमी शिक्षा में शिक्षित लोग थे, उनका मानना था कि नैतिकता पर इतना अधिक बल दिया जाना प्रगति को रोकता है, समाज को की गतिशीलता को रोकता है, क्योंकि मनुष्य इहलौकिक है, संसार में रह रहा है, उसके सांसारिक लक्ष्य हो सकते हैं, उनके प्रतिपूर्ति के स्थान पर यदि नैतिकता पर इतना बल दिया जाए, तो वो सांसारिक जीवन में बहुत सफल नहीं हो सकता। सो इसको थोड़ा-सा ऑब्सलीट माना, समय से पिछड़ा हुआ माना, नैतिकता पर इतना अधिक बल दिया जाना। दूसरा, कन्फ्यूशियस के सिद्धांत, जो कि काफ़ी जिस पर आपत्ति जताई इन युवाओं ने या नए शिक्षित चीनियों ने, वो था एंसेस्टर वर्शिप, पूर्वजों की पूजा करना। ये एक सामान्य प्रथा रही है सभी प्राचीन धर्मों की, चाहे वो आप हिंदू धर्म में ले लीजिए, पितृपक्ष 15 दिन का आप पितृपक्ष करते हैं। इस्लाम में शब बारात नाम का वो होता है, उत्सव होता है या दिन मनाया जाता है। लेकिन जो पूर्वज पूजा या एंसेस्टर वर्शिप है, जिस तरीके से कन्फ्यूशियस ने प्रतिपादित की, उतना अधिक महत्व किसी अन्य धर्म में नहीं दिया गया। अब ये एंसेस्टर वर्शिप में पूर्वजों की पूजा करने के लिए जो नियम थे और उसके जो कर्मकांड थे, वो इतने व्यापक थे, इतने बृहद थे, और उनका पालन करना एक नैतिक जिम्मेदारी मान ली गई थी समाज के हर व्यक्ति की। अब यदि एंसेस्टर वर्शिप के लिए हर व्यक्ति को अपने घर में अपने पूर्वजों के नाम की पट्टिकाएं लगानी होती थी घर के भीतर, जैसे कि मूर्ति स्थापित करते हैं किसी देवी देवताओं की, उसी तरीके से पूर्वजों के नाम की पट्टिकाएं घरों के भीतर लगाई जाती थी। प्रतिदिन उन पर उनको क्योंकि कन्फ्यूशियस का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन, जो व्यक्ति है वो इसी लोक में रहता है और उसके साथ, उसकी आत्मा के साथ संपर्क करने के लिए, और वो आश्रित है अपने जीवित संबंधियों पर। इसलिए उन मृतकों के जीवित संबंधियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी के साथ साथ मृतकों के भी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी उसके परिवार के जीवित सदस्यों की होती है। तो ऐसे में एंसेस्टर वर्शिप के लिए घरों में उनके नाम की पट्टिकाएं लगाई जाती थी, उन पर प्रतिदिन पूजा की जाती थी। और उससे भी अधिक क्या होता था कि हर 15 दिन पर एक स्पिरिट मनी, जिसको कहते हैं आत्मा धन, उन प्रतिमाओं को उन पट्टिकाओं के सामने समर्पित किया जाता था। और उसके अलावा घर के प्रत्येक बड़े निर्णय या उनकी बड़े सेरेमोनियल तरीके से उनकी घोषणाएं उन पट्टिकाओं के सामने की जाती थी, पूर्वजों को सूचित किया जाता था परिवार में होने वाली हर घटना और इन सब के बारे में। तो ये जो एंसेस्टर वर्शिप थी, इसके अलावा एक तो ये घरों के भीतर था, दूसरा कब्रों पर जाकर, तीसरा मंदिरों में भी इनके नामों की पट्टिकाएं लगाई जाती थी। अब परिवार के जीवित सदस्यों का, और विशेष रूप से क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था चीन का समाज, तो परिवार के पुरुष सदस्यों की जिम्मेदारी बनती थी कि घर में वो पूर्वज पट्टिकाओं की पूजा करें, मंदिरों में जाकर पूर्वज पट्टिकाओं की पूजा करें और उनकी कब्रों पर जाकर उनके प्रति सम्मान और आदर व्यक्त करें। तो ऐसे में ये माना गया कि ये इस पूर्वज पूजा, इसके अलावा जो बड़ों के प्रति सम्मान, जो फिलियल पीटी जिसको कहा जाता है, पारिवारिक मूल्यों के को बढ़ाने के लिए, कि जब मृतक का जो दाह संस्कार या उसकी जो पूरी परंपरा थी, वो भी अपने आप में इतनी वृहद थी कि जब कोई व्यक्ति, किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, तो उसके बड़े पुत्र को 3 वर्षों तक शोक मनाना होता था, शोक करना होता था।
और वो शोक करने के लिए उसे परिवार से अलग रहना होगा, श्वेत वस्त्र धारण करने होंगे, बहुत ही सीमित भोजन करना होगा। 1 या 2 आइटम्स कॉन्जी जो कि चावल से बनाई जाती थी, उस वो सिर्फ़ उसका आहार ग्रहण करेगा और एक कुटिया में रहेगा और समय-समय पर दिन में कम से कम 2-3 बार उसे रो करके मृतक आत्मा को याद करना होगा। तो इन सब ये जो परंपराएँ थी एंसेस्टर वर्शिप की, इनको युवा वर्ग की दृष्टि में, चूँकि वो विदेशों से पढ़ कर के आ रहे थे, तो उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि ये चीनी समाज के जो युवा हैं, विशेष रूप से जो कार्यशील व्यक्ति हैं, उनकी कार्यक्षमता को बहुत कम कर देती है। उनको उनको बन एंसेस्टर वर्शिप और पूर्वजों की पूजा, पारिवारिक उत्तरदायित्व से इतना दबा दिया जाता है युवा वर्ग को या समाज के परिवार के पुरुषों को, कि वो समाज के लिए उपयोगी नहीं रह जाते। अपने लिए वो कोई अपनी महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण नहीं कर पाते, समाज के लिए उपयोगी नहीं हो पाते और उनकी नज़रों, चूँकि वो साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों को देखते थे, तो उनकी नज़रों में ये चीज़ें बहुत निरर्थक थीं कि कोई जीवित व्यक्ति मृत आत्मा के प्रति इतना इस सीमा तक सम्मान रखे कि वो अपने वर्तमान जीवन को अ, इस तरीके से एक बंधन में बांध ले और अपनी सारी क्रियाशीलता, अपनी सारी वो अपने लिए नहीं जी रहा है, वो मृतक आत्मा को सम्मान देने के लिए जी रहा है। और ये जो 3 वर्ष के शोक की अवधि रखी जाती थी, वो इसलिए रखी जाती थी कि कोई बच्चा जब होता है तो 3 वर्ष तक वो अपने बड़ों पर आश्रित होता है। इसी प्रकार जो मृतक होता है, उसकी आत्मा 3 वर्ष तक अपने परिवार के जीवित सदस्यों पर आश्रित होती है। तो जिस प्रकार से एक बच्चे का पालन-पोषण किया जाता है, उसी तरीके से मृतक आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाएगा। तो आधुनिक समय में चीन के युवाओं को, जो कि पढ़े-लिखे थे और अ, वो इन सारी परंपराओं को पश्चिमी सभ्यता के आलोक में देख रहे थे। तो उन्होंने इनकी कड़ी आलोचना की और उनका मानना था कि कन्फ्यूशियसवाद का ये सारे सिद्धांत चीन की प्रगति को बाधित करते हैं, रोकते हैं। एंसेस्टर पूजा का एक और पक्ष था, वो ये था कि कब्रों को सम्मान देना। तो ये किस तरीके से चीन की प्रगति को रोक रहा था, आर्थिक प्रगति को रोक रहा था, इसका एक उदाहरण ये है कि जब पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों ने चीन में रेलवेज़ बनाना शुरू किया, रेलवे लाइनें बिछाना शुरू किया और बहुत सारे चीनी उद्यमियों ने भी इसमें भाग लेना शुरू किया। तो इन रेलवे लाइन्स को बनाने के लिए, बिछाने के लिए बहुत सारी कब्रों की खुदाई कर दी जाती थी या पहाड़ों को काटा जाता था। चीनियों का मानना था कि कब्रों की खुदाई करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं, पहाड़ों पर आत्माएँ रहती हैं, इन आत्माओं को भी कष्ट पहुँचाया जाता है पहाड़ों को काटने से, तो ये क्रुद्ध होकर चीन में नेचुरल कैलामिटीज़ लाती हैं, प्राकृतिक आपदाएँ लाती हैं और इससे चीनी समाज का अहित होता है। तो आप देखिए कि पूर्वज पूजा किस तरीके से ना केवल समाज की सामाजिक प्रगति को, व्यक्ति की इंडिविजुअल प्रगति को बाधित करती है, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में पूरे चीन की आर्थिक प्रक्रिया को, आर्थिक प्रगति को भी बाधित कर रहा था। तो निश्चित रूप से जो नव संस्कृतिवादी थे, उनका उनका लक्ष्य था कन्फ्यूशियसवाद को, कि इन रूढ़िवादी परंपराओं से समाज को मुक्त कराना। उसके बाद एक एक और पक्ष आता है जिस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति थी युवा क्रांतिकारियों को, और वो पक्ष था अ, पारिवारिक मूल्यों को अपहोल्ड करना या उनकी मर्यादाओं का पालन करना। जो कन्फ्यूशियस ने सिद्धांत दिया उसमें एक ली का सिद्धांत है और इस ली के सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि समाज में और परिवार में सदस्यों का एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। उनमें उस एक बहुत लंबी सी सूची है जिसमें हर तरह के रिश्तों के बारे में बताया गया है, पिता पुत्र, पति पत्नी, बड़ा भाई छोटा भाई, मित्र, बड़ा उम्र में सीनियर मित्र और छोटा मित्र। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज उन्होंने बताई हैं, लेकिन इसमें 2 के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिन पर कि विशेष आपत्ति थी प्रगतिशील युवाओं को। उनमें जो पहला पक्ष था वो था पिता और पुत्र के संबंध। अब इनका जो इन रिश्तों के भाव बताए हैं कन्फ्यूशियस ने। तो पिता और पुत्र के संबंध में उसने कहा कि पिता की तरफ से प्रेम होना चाहिए और पुत्र की तरफ से श्रद्धा होनी चाहिए।
अब इसमें क्या है कि पिता जो है वो अपनी संतान के प्रति प्रेम दिखाएगा और पुत्र के पिता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अब इस श्रद्धा की सीमा क्या थी? श्रद्धा की सीमा ये थी कि पिता की हर आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य था, बिना कोई प्रश्न किए हुए। अब ऐसे में चीन में जैसे चीन में कुप्रथा माना गया, पश्चिमी नज़रों में विशेष रूप से, वो ये था कि चीन में तय किए गए विवाहों की परंपरा थी। अब इसमें पिता यदि पुत्र का विवाह तय कर देता है, तो बिना इच्छा के भी पुत्र को उस विवाह को करना और उसका पालन करना उसके लिए आवश्यक हो जाता था। यदि पिता की इच्छा नहीं है कि पुत्र सेना में भर्ती हो या विदेश में पढ़ने के लिए जाए, तो पुत्र उस मर्यादा को तोड़ नहीं सकता था और उसे अपने पिता की इच्छा का पालन करना पड़ता था। तो ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल था, इस पर बहुत आपत्ति थी चीन के युवाओं को। दूसरा जो था वो था पति और पत्नी के संबंध। पति और पत्नी के संबंधों में को परिभाषित करते हुए इसमें कहा गया कि पति जो है वो अच्छा हो, पत्नी जो हो वो आज्ञाकारी हो। अब चीनी समाज पितृसत्तात्मक समाज था ही, और वहां पर जब पति पत्नी के संबंधों को परिभाषित किया गया तो कहा गया कि पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति के प्रति पूरी तरीके से आज्ञाकारी बनी रहे। ये जो यहाँ से एक नया डिस्कोर्स, एक नया विमर्श आरंभ हुआ चीनी समाज में, और वो विमर्श था कि नारीवादी सोच का आरंभ हुआ कि नारियों को चीनी समाज में कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों के अनुसार एक द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना गया है। नारी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई क्रांतिकारियों ने, और एक बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने इब्सन का एक नाटक है नोरा, जिसमें स्त्री की इच्छाओं के विषय में कहा गया है, उसको चीनी भाषा में अनुवाद करके प्रचारित किया, और इसने चीन में एक माहौल तैयार किया, एक वातावरण तैयार किया स्त्री विमर्श के बारे में। क्योंकि स्त्रियों के आज्ञाकारी होना, जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनमें स्त्रियों का कोई पितृसत्तात्मक होते थे, जो पूर्वज पूजा होती थी वो पुरुष के पूर्वजों की पूजा होती थी, स्त्री के पूर्वजों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं था। तो ये सारे जो विचार थे, ये जब आलोचना, और एक और बात थी, वो ये थी कि जितने भी क्रांतिकारी 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर के 20वीं शताब्दी में चीन में कम्युनिस्ट राज आने से पहले तक जितनी भी क्रांति हुई, उन सबका लक्ष्य था चीन में चिंग वंशीय शासन को समाप्त करना, राजशाही को समाप्त करना। लेकिन कन्फ्यूशियसवाद जो था वो राजशाही को मजबूत करता था, राजशाही को शक्ति प्रदान करता था। किस प्रकार से शक्ति प्रदान करता था कि इसमें कहा जाता था, कन्फ्यूशियसवाद में कहा गया कि राजा जो होता है वो हेवन ऑफ सन ऑफ हेवन होता है, उसको बोलते तिएन। तिएन मतलब स्वर्ग। तो राजा जो होता है वो स्वर्ग का पुत्र होता है, और इस तरीके से उसे राज्य करने के लिए एक डिवाइन मैंडेट प्राप्त होता है, एक दैवीय अधिकार प्राप्त होता है अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए। अब उसके जो कर्तव्य राजा के बताए गए, उसमें बहुत सारे ऐसे कर्तव्य थे, जैसे कि राजा जो होगा वो तिएन और तिन के बीच मध्यस्थता करेगा, उन दोनों को जोड़ेगा। तिएन मतलब स्वर्ग और तिन मतलब पृथ्वी। तो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला जो होगा व्यक्ति मनुष्य समाज में, वो राजा होगा। और राजा को बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स करने के, कर्मकांड करने के इसका सिर्फ अधिकार राजा को दिया गया, जो राज्य के हित में और प्रजा के हित के लिए था। तो इस तरीके से राजशक्ति को मजबूत करने का काम कन्फ्यूशियसवादी सिद्धांत ने किया। और चूंकि चिंग राजवंश इस समय बहुत दुर्बल होता जा रहा था, भ्रष्टाचार का केंद्र बनता जा रहा था, और चीन में निरंकुशता बढ़ा रहा था, उसको रोकने के लिए जो जितने भी नए क्रांतिकारी थे वो सब चाहते थे कि चीन में जनतंत्र की स्थापना हो। वो चिंग राजवंश के शत्रु थे। तो ऐसे में कन्फ्यूशियसवाद उनके लिए बिल्कुल ही सूटेबल आइडियोलॉजी नहीं थी, उनके लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। तो इन सब ये कन्फ्यूशियसवाद के जो सिद्धांत थे उनको लेकर के उनको दूर करने के लिए नेचर वर्शिप थी, और ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास समय के साथ कन्फ्यूशियसवाद के साथ जुड़ते चले गए थे। तो अब इन सब चीज़ों पर आपत्ति के कारण धीरे धीरे चीन में इस पर
विचार विमर्श चल रहा था, इस पर बहुत सारे लेख लिखे जा रहे थे और इन सब चीज़ों ने बढ़ते-बढ़ते चीन में एक नए आंदोलन को जन्म दिया, जिसको कि हम नव संस्कृतिवाद आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है न्यू कल्चरल मूवमेंट या नव संस्कृतिवादी आंदोलन। अब ये 20वीं शताब्दी का आरंभ चीन के लिए एक नए युग का आरंभ था, क्योंकि बहुत सारे चीन का संपर्क, और ये बड़ी विडंबना की बात है कि जो साम्राज्यवादी शक्तियां जिन्होंने कि चीन का सबसे अधिक शोषण किया, चीन पर सबसे अधिक अपमानजनक संधियां लागू की, उन्हीं साम्राज्यवादी शक्तियों के से प्रेरणा प्राप्त करके या कहीं ना कहीं उनके सहयोग से चीन में एक नए चीन के नव संस्कृतिवादी आंदोलन या चीन में जनतंत्र स्थापित करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव तो रहा ही, उससे भी बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जापान ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया चीनी युवाओं को, क्योंकि बहुत सारे चीनी युवा जापान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, क्योंकि वो निकटतम स्थान था और काफ़ी उन्नत संस्कृति थी वहाँ पर। तो दो तरीके से जापान का प्रभाव चीन के युवा वर्ग पर हुआ, नव संस्कृतिवादी आंदोलन के उदय पर हुआ। एक नकारात्मक प्रभाव था, जब चीनी युवा जापान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो वो पूरी तरीके से कन्फ्यूशियसवादी तौर तरीकों से जीवन यापन करने के आदी होते थे, और उस समय चीनी लोग छोटी दाढ़ी रखते थे और युवक एक छोटी चोटी रखते थे, पीछे शिखा की तरह एक चोटी रखते थे। तो ऐसे में जब वो जापान जाते थे तो जापान में जगह जगह पर उनका उपहास किया जाता था, लोग उन पर तानाकशी करते थे उनके जीवन शैली को लेकर के। तो वहाँ पर वो अपने आप को बहुत अलग और एक उस समाज के बीच में अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ पाते थे। तो इन युवाओं ने अपनी जीवन शैली बदलने का प्रयास किया और फिर उन्होंने ये अनुभव किया कि चीन में भी इन तरीके की चीज़ों को रोक करके चीन के युवाओं की मानसिकता को परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। दूसरा जो सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि चीन में रहते हुए उन्होंने देखा कि जापान में रहते हुए उन्होंने देखा कि एक समय था कि जापान में शोगुन, जो कि वहाँ के मिलिट्री कमांडर्स होते थे, उन्होंने जापान की राजनीति को एक्लिप्स कर लिया था, उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। जापानी सम्राट एक तरीके से कठपुतली रह गए थे और ये जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, तोकुगावा शोगुन और जितने भी शोगुन्स थे, वो जापान की राजनीति पर और जापान के शासन पर कब्जा किए हुए थे। उसके बाद जापान में मेजी राजवंश का मेजी रेस्टोरेशन हुआ, मेजी राजवंश की पुनर्स्थापना हुई, शोगुन्स की शक्ति को समाप्त किया गया। तो इससे चीनी युवाओं को जो जापान में पढ़ रहे थे उन्हें बड़ी प्रेरणा मिली कि इसी तरीके से वो चीन में भी चिंग वंश और जो उस समय वॉरलॉर्ड्स का समय चल रहा था, सैनिक सामंतवाद का चल रहा था, उन चीज़ों को समाप्त करके चीन में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। सो इस तरीके से इन चीज़ों ने चीन में एक नव संस्कृतिवादी आंदोलन के लिए परिस्थितियां तैयार की। इसका जो समय माना जाता है वो 1915 से लेकर के 1923 तक का समय चीन में नव संस्कृतिवादी आंदोलन का समय माना जाता है। अब चूंकि ये एक बहुत व्यापक आंदोलन था, बहुत सारे क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया, जिसमें राजनीति से लेकर संस्कृति से लेकर साहित्य और कलाओं तक इसका विस्तार रहा, प्रभाव रहा। तो इस वजह से इसको अलग-अलग तरीकों से परिभाषित भी किया जाता है, जैसे कि कुछ लोग इसे कहते हैं चीन का पुनर्जागरण, क्योंकि ये एक बौद्धिक क्रांति के रूप में परिभाषित की गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक सांस्कृतिक विध्वंस था, आइकोनोक्लास्ट था, जिसमें कि कन्फ्यूशियसवादी परंपराओं का विध्वंस किया गया, डिस्ट्रक्शन किया गया। इसलिए इसको एक सांस्कृतिक विध्वंस आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। तीसरा जो वर्ग है वो कहता है कि ये एक राजनीतिक आंदोलन था। इसने चीन में इस तरीके की राजनीतिक परंपराओं को जन्म दिया जिसमें कि समाजवाद का विचार फला फूला, राष्ट्रवाद का विचार फला फूला और अंततः चीन में साम्यवाद या कम्युनिज्म आने का रास्ता पुष्ट किया, मार्ग पुष्ट किया।
इस नव संस्कृतिवादी आंदोलन ने। तो भले ही हम इसे जिस जिस भी तरीके से परिभाषित करें, लेकिन निश्चित रूप से ये एक चीन में न केवल नई संस्कृति, एक नए राष्ट्र को जन्म देने वाला आंदोलन सिद्ध हुआ। अब इसके पीछे, इसके उदय के लिए जो परिस्थितियां हैं, जो इसके पीछे कारण थे, यदि हम वो देखें तो सबसे बड़ा जो कारण बना वो था चिंग वंश की पतनशीलता। चिंग वंश एक लंबे समय से, हम जानते हैं, हम पिछले यूनिट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से डाउचर ची शी ची जो थी, जो वहाँ की महारानी थी, सम्राज्ञी थी, वो सत्ता को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी, जिसका परिणाम ये होता था कि भले ही कोई पुरुष उत्तराधिकारी चीन की राजगद्दी पर बैठता था, परंतु वो कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर पाता था। डाउचर जो है वही पूरी राजनीति को अपने नियंत्रण में रखती थी, निर्देशित करती थी। जो चीन के अधिकारी होते थे, प्रांतीय अधिकारी होते थे, वो सम्राट की अपेक्षा महारानी को, साम्राज्ञी को संतुष्ट करने का प्रयास अधिक करते थे। तो एक तरीके से चीन का जो राजतंत्र था न केवल भ्रष्ट हो गया था, बल्कि वो अपने कर्तव्यों से भी विमुख हो चुका था और लगभग शक्तिहीन हो चुका था। तो इन परिस्थितियों में उसका नियंत्रण चीन की राजनीति पर समाप्त हो चुका था और नई नई प्रवृत्तियां चीन में, राजनीतिक प्रवृत्तियों का चीन में उदय हो रहा था और वो चीन में फली फूली। तो चिंग वंश की पतनशीलता जो है एक बड़ा कारण थी नव संस्कृतिवादी आंदोलन या जनतंत्र की भावना से ओतप्रोत आंदोलन के आरंभ होने का। दूसरा जो कारण था वो शायद चिंग वंश ने स्वयं तैयार किया, और कारण था चिंग वंश के द्वारा किए गए सुधार। 1895 से लेकर 1901 तक चिंग वंश ने एक अंतिम प्रयास किया अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए, और कुछ प्रगतिवादियों की सहायता से, जिनमें कि लियांग कीची और युआन किचाओ थे, उन सब की सहायता से उन्होंने प्रयास किया कि आधुनिकता को अपनाते हुए चीन का आधुनिकीकरण किया जाए और आधुनिकता और पश्चिमी सिद्धांतों को अपनाते हुए चीन में सुधार किया जाए। और इसके लिए एक बहुत बृहद सुधार योजना लागू की गई थी, जिसको हम पिछले यूनिट में जिसके बारे में बात कर चुके हैं। इनमें जो सबसे प्रभावशाली सुधार सिद्ध हुआ वो हुआ शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार। शिक्षा के लिए ये कहा गया कि पश्चिमी भाषाओं की शिक्षा चीन में दी जाएगी, अंग्रेजी भाषा और फ्रांसीसी सहित अनेक पश्चिमी भाषाओं की शिक्षा दी जाएगी, पश्चिमी शैली पर आधारित विद्यालय खोले जाएंगे। कहा गया कि प्रत्येक प्रांत की राजधानी में एक आधुनिक पश्चिमी प्रारूप पर विद्यालय खोला जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से खोला गया, और ये भी कहा गया था कि चीनी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेजा जाएगा। और इससे एक बड़ी संख्या में एक्सोडस हुआ चीनी छात्रों का अमेरिका, फ्रांस और जापान, क्योंकि ये चीन में साम्राज्यवाद में लिप्त थे ये शक्तियां, तो यहाँ जाना यहाँ के नागरिकों के लिए, चीनी छात्रों के लिए आसान था। तो बड़ी संख्या में चीनी छात्र यहाँ पर गए, और यहाँ से जब वो शिक्षा प्राप्त करके आए तो उन्होंने चीन में एक बहुत सारे नए नए आधुनिक विचारों का प्रचार किया। और यदि हम और ये चीन में आकर के इन्होंने एक सुधारवादी योजनाएं प्रस्तुत की, सुधारवादी आंदोलन चलाए। इनकी हम यदि बात करें तो इनमें जो सबसे प्रमुख था वो कांग यूवेई था, उसके बाद लियांग किचाओ, उसके बाद यान फू और तान सितोंग। ये प्रमुख सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने की विदेशों में शिक्षा ग्रहण की, फ्रांस में, अमेरिका में और जापान में, और वहां से लौटने के बाद इन्होंने चीन में सुधारवादी विचारों का प्रचार करना शुरू किया। इन्होंने समाचार पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया, और इस तरीके से इन्होंने एक वातावरण तैयार किया चीन में एक वृहद स्तर के आंदोलन का। एक और कारण था नव संस्कृतिवाद के आंदोलन के उदय का, और वो था चीन में राष्ट्रवाद का प्रचार। हमने देखा है कि 1911 की क्रांति के बाद चीन में बहुत तेजी से राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रचार हुआ, और चीनी नागरिकों में अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना के साथ साथ
उसकी रक्षा और उसके सम्मान की रक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा एक भावना उत्पन्न हुई, जागृति आई और इसके लिए प्रतिक्रिया आरंभ हुई, विशेष रूप से विदेशी साम्राज्यवाद जो कि चीनियों पर बेहद अपमानजनक संधियां लगा रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा धनराशि वसूल कर रहे थे क्षतिपूर्ति के रूप में और चीनी नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और इसका शायद सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाना चाहिए डॉक्टर सन यात सेन को। डॉक्टर सन यात सेन भी अमेरिका में लंबे समय तक रहे थे और पश्चिमी विचारों से बहुत प्रभावित थे। चीन में लौटने के बाद उन्होंने चीनी नागरिकों को तीन कहना चाहिए कि उन्होंने 3 मंत्र दिए और वो 3 मंत्र थे राष्ट्रवाद, समाजवाद और गणतंत्रवाद। उन्होंने कहा कि हर चीनी नागरिक का लक्ष्य होना चाहिए इन 3 सिद्धांतों को या इन 3 विचारों को चीन में जागृत करना, उन 3 विचारों को लागू करना चीन में। डॉक्टर सन यात सेन ने इसके लिए उन्होंने एक पीपल्स जर्नल नाम की एक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया और इस पत्रिका में राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लेख इत्यादि लिखना आरंभ किया और इससे उन्होंने चीन के युवाओं को अपने आंदोलन के साथ जोड़ा। इसी तरीके से एक अन्य क्रांतिकारी थे लियू, जिन्होंने कि 1907 में जापान में टोक्यो में थे और वहां पर उन्होंने एक अतिवादी संगठन बनाया, एक रेडिकल, क्योंकि ये जो चीन में इस समय राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, इनमें बहुत बहुत सारे तरह के संगठन थे, बहुत तरह के नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, समाजवादी नेता थे, सुधारक थे और रेडिकल्स थे या अतिवादी थे। जो रेडिकल्स थे उनकी जो कार्यप्रणाली थी, उनकी जो मोडस ऑपरेंडाई थी, वो थी डिस्ट्रक्शन। जो भी पुरातन व्यवस्था है उसका विध्वंस करना, उसे समाप्त करना, जो भी पुरातन संस्थाएं हैं उनका विध्वंस करके एक नई व्यवस्था, एक नई संस्थाओं की स्थापना करना, नए विचारों को अपनाना। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वार्टर्स में बहुत सारे तरीके से लोग काम कर रहे थे चीन में, चीन को एक नया जीवन देने के लिए, एक नया कैरेक्टर देने के लिए, चीन को एक नया चरित्र देने के लिए ये सभी अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। सो हमने देखा कि राष्ट्रवाद का प्रचार चीन में 1911 की क्रांति के बाद ही बहुत तेजी से हो रहा था और इसके बाद जब कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी, 1911 में जनतंत्र की स्थापना हुई, 1912 प्रथम जनवरी को ही चिंग राजवंश की समाप्ति की घोषणा हुई, चिंग राजा ने अपने आप को पद से त्यागपत्र दिया और उसके बाद पहले सन यात सेन को राष्ट्रपति बनाया गया। सन यात सेन ने युआन शिकाई की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उन्हें लगा कि युआन शिकाई जो है वो बहुत समय तक सन यात सेन को राष्ट्रपति नहीं देखना चाहेंगे, तो स्वेच्छा से उन्होंने नवजात चीनी जनतंत्र को सुरक्षित करने के लिए सन यात सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। युआन शिकाई गद्दी पर बैठे राष्ट्रपति के रूप में। कुछ समय बाद युआन शिकाई ने पाला बदलते हुए चीन में राजतंत्र को पुनः जीवित करने का प्रयास किया और स्वयं को सम्राट घोषित करने का प्रयास किया। तो ये इन सारी परिस्थितियों के बीच में ये जो चीन की राजनीति में जो बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे थे, उन परिवर्तनों के कारण जो युवा राष्ट्रवादी थे, जो युवा क्रांतिकारी या रिफॉर्मिस्ट थे, उनका विचार था कि चीन को यदि सुरक्षित, चीनियों के लिए सुरक्षित करना है, चीन के को एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाना है और सबसे बड़ी बात कि चीन की अस्मिता को सुरक्षित रखना है, तो चीन में एक नया आंदोलन करने की आवश्यकता है। अब इसका आरंभ जो नव संस्कृतिवाद का आंदोलन था, उसका आरंभ माना जाता है वर्ष 1915 से, जबकि चीन के एक महान क्रांतिकारी चेन दिशो, जो अमेरिका में पढ़ रहे थे, अमेरिकी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उस समय के एक विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक, जो कि शिक्षाविद भी थे, राजनीति शास्त्र के विद्वान भी थे, शिक्षा शास्त्र के विद्वान भी थे, जिनका नाम था जॉन ड्यूई। सो वे जॉन ड्यूई के शिष्य थे चेन दिशो और
उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे और हम आगे देखेंगे कि कैसे उन्होंने उनके विचारों का प्रचार किया। सो चेन दुष्यू जब चीन लौट करके आए तो उन्होंने चीन में एक पत्रिका आरंभ करना शुरू किया जिसका नाम था यूथ। और फिर उसका नाम थोड़े वक्त के बाद उसका नाम बदलकर न्यू यूथ कर दिया गया। और इस पत्रिका में उन्होंने नए चीन के निर्माण का पूरा एक खाका प्रस्तुत किया और चीन के युवाओं का आह्वान किया कि वो अपने स्वभाव को बदले, अपनी जीवन शैली को बदले और चीन को एक नए प्रगतिशील राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के लिए प्रयास आरंभ किए। अब इसमें दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली घटना 4 मई 1915 की घटना थी, जबकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और जापान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में भाग ले रहा था। और जापान ने उस समय चीन के सामने एक 21 सूत्री मांग रखी। इस 21 सूत्री मांग में इतनी अपमानजनक शर्तें थी जिसमें कि कहा गया था कि जापान को शांदुंग प्रांत का पूरा अधिकार दे दिया जाएगा, वहाँ की खानों, रेलवे लाइंस, उन सब पर जापान का अधिकार हो जाएगा। उसमें कहा गया कि जो प्रमुख बंदरगाह हैं वहाँ पर जापान का अधिकार होगा। साथ में ये कहा गया, जो सबसे अपमानजनक बात थी वो ये थी कि चीन अपने आंतरिक मामलों में प्रशासन के लिए जापानी परामर्शदाताओं की नियुक्ति करेगा। तो युआन शिकाई जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनके पास ये गुप्त रूप से मांगे भेजी गई थी। युआन शिकाई ने इसको प्रेस में लीक कर दिया और जैसे ही ये लोगों के सामने आई, जब प्रेस में लीक हो गई और ये समाज लोगों के सामने आई, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका भारी विरोध किया गया। चीन में युवाओं ने तियाननमेन स्क्वायर पर जो कि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन का एक प्रतीक बन चुका है, तियाननमेन स्क्वायर, तो वहाँ पर चीनी युवाओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। और 3 दिन बाद ही 7 मई को जापान ने धमकी दी, चीन के शासकों को, युआन शिकाई को धमकी दी कि यदि 21 मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो जापान चीन पर आक्रमण कर देगा। चूंकि चीन को ये पता था कि जापान मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध कर रहा है और अन्य राष्ट्र भी युद्ध में व्यस्त हैं, तो चीन पर यदि इस समय जापान आक्रमण करता है तो कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आएगा। तो दबाव में आकर विवशता में चीन युआन शिकाई को इन 21 मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इससे चीन में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ और चेन दुष्यू के कहने पर और चीन के युवाओं ने इन 2 दिनों को 4 मई और 7 मई को नेशनल ह्यूमिलिएशन डे के रूप में इस पर विरोध प्रदर्शन किया। इसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में पूरे देश में इस पर शोक व्यक्त किया गया, आक्रोश व्यक्त किया गया और यहाँ से इस घटना को, 4 मई की घटना को माना जाता है कि चीन में नव संस्कृतिवाद आंदोलन का आरंभ 4 मई की घटना के साथ हुआ। अब हम देखेंगे कि इस आंदोलन में युवाओं की क्या भूमिका रही थी, छात्र समुदाय की क्या भूमिका रही थी, क्योंकि नव संस्कृतिवाद का जो आंदोलन था वो मुख्य रूप से छात्र आंदोलन के रूप में ही आरंभ हुआ था और इसमें छात्र समुदाय की क्या भूमिका थी, अब इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। छात्र समुदाय, विशेष रूप से बीजिंग विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस आंदोलन को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इस आंदोलन के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने, छात्रों को जागरूक करने का काम किया था बीजिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर काई युआन पी। काई युआन पी एक बहुत ही आधुनिक सोच के व्यक्ति थे और उन्होंने बीजिंग विश्वविद्यालय के कैरेक्टर को चेंज करके रख दिया। अभी तक विश्वविद्यालय, चूंकि यहाँ पर कुलीन वर्ग के शिक्षक थे, कुलीन वर्ग राजशाही के समर्थक छात्र भी थे, शिक्षक भी थे, कन्फ्यूशियसवादी शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी। तो ऐसे में ये चिंग वंश का समर्थक संस्थान माना जाता था और पुरातन परंपराओं का समर्थक माना जाता था। लेकिन जब काई युआन पी यहाँ के वाइस चांसलर बने तो उन्होंने चीन के ऐसे विद्वानों को
जो कि आधुनिक सोच के विद्वान थे, जो चीन में सुधार चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, ऐसे विद्वानों को चीन बीजिंग विश्वविद्यालय में नियुक्त करना शुरू किया। और उनमें जो पहला व्यक्ति जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बात भी की, वो थे चेन द्यूशियो। चेन द्यूशियो को उन्होंने वहाँ कर इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया। और इसके अलावा एक और व्यक्ति थे ली देजोंग, जिनको कि वो बीजिंग विश्वविद्यालय में लाए। ये आधुनिक चीन के निर्माताओं में इनकी गणना की जाती है। एक तीसरा व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण था, उसका नाम है हु शी। हु शी भी अमेरिका में पढ़े थे और वो भी जॉन ड्यूई के स्टूडेंट रह चुके थे। जॉन ड्यूई के, अमेरिकी विद्वान जॉन ड्यूई के शिष्य रह चुके थे। अब इनके नेतृत्व में बीजिंग विश्वविद्यालय के छात्रों ने 4 मई की घटना का विरोध किया और इन लोगों ने पूरे चीन में हड़तालें आरंभ की और पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और जगह-जगह छात्र आंदोलन आरंभ किए, नए छात्र संगठन बनाने आरंभ किए और इन लोगों ने पुरातन व्यवस्था पर बड़े ही जोर शोर से आघात करना शुरू किया। तो इस तरीके से ये माना जाता है कि बीजिंग विश्वविद्यालय इस आंदोलन को चीनी भाषा में बिदा आंदोलन भी कहते हैं। तो बीजिंग विश्वविद्यालय के छात्रों ने और शिक्षक समूह ने नव संस्कृतिवादी आंदोलन का नेतृत्व किया और उस आंदोलन को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बल्कि उसके आंदोलन के जन्मदाता माने जा सकते हैं बीजिंग विश्वविद्यालय का शिक्षक समुदाय और वहाँ के छात्र। अब इस आंदोलन की जो सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र कह सकते हैं इस आंदोलन का, जो सबसे महत्वपूर्ण यंत्र था, वो था न्यू यूथ नाम की पत्रिका, जो कि मैंने अभी बताया कि चेन द्यूशियो ने आरंभ की थी। और इस न्यू यूथ के द्वारा उन्होंने चीन के युवाओं का आह्वान किया था। 1915 में इसे प्रकाशित करना शुरू किया और ये इतनी जल्दी इतनी लोकप्रिय हो गई कि 10,000 प्रतियां इसकी, ये एक मासिक पत्रिका थी, मंथली मैगजीन थी और बहुत जल्दी चीन में 10,000 प्रतियां इसकी बिकने लगी। कई बार आर्थिक कमी के कारण, धन की कमी के कारण से इसको रोका भी जाता था, इसके प्रकाशन को रोका भी जाता था, परंतु इसकी लोकप्रियता दिन बे दिन बढ़ने लगी। अब इसमें चेन द्यूशियो जो यहाँ इसके नेता थे, उन्होंने जैसा कि विदित है कि ये आंदोलन युवाओं का आंदोलन था, युवाओं और बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। तो चेन द्यूशियो ने युवाओं का आह्वान करते हुए उन्हें कुछ गुरु मंत्र दिया और ये गुरु मंत्र एक तरीके से कोडेड कहना चाहिए कि ये एक सांकेतिक सूत्र था पूरे के पूरे आंदोलन की, जिसमें रूपरेखा भी थी, जिसमें कार्यशैली भी थी और जिसमें उस आंदोलन का लक्ष्य भी निहित था कि क्या करना है, कैसे करना है और किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है इसके माध्यम से। अब ये जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया, उसमें उन्होंने कहा युवाओं से कि आप स्वतंत्र बने, दब्बू नहीं, आप मुखर बने, संकोची नहीं, आप प्रगतिशील बने, रूढ़िवादी नहीं, आप विज्ञानवादी बने, कल्पनाशील नहीं। तो ये जो उनके जो सिद्धांत थे, उनसे स्पष्ट है कि वो युवा, क्योंकि उनका मानना था कि पूर्वज पूजा, पारिवारिक जिम्मेदारियां, इन सब वजह से चीन का युवा जो है वो शक्तिहीन हो गया है, वो बहुत दब्बू हो गया है, उसका व्यक्तित्व उभर नहीं पाया, व्यक्तित्व दब गया है। तो उन्होंने आह्वान किया कि आपको स्वतंत्र बनना है, स्वतंत्र चिंतक बनना है, आपको दब्बू नहीं बनना है, आपको रूढ़िवादी नहीं बन रहा है। जो रूढ़िवादी परंपराएं जो आपको बांधे हुए हैं, आपको उन्हें समाप्त करना है, आपको उनको तोड़ करके बाहर निकलना है, आपको प्रगतिशील बनना है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अग्रेशन लाइए, क्योंकि चीनी परंपराओं ने एक लंबी चोटी रखना, पुरुषों के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहना, इन सब से उनको लगता था कि चीनी युवाओं का पौरुषत्व प्रभावित हो रहा है। तो उन्होंने चीनी युवाओं का आह्वान किया कि आप आक्रामक बनिए, अग्रेसिव बनिए, आप निष्क्रिय मत बनिए। तो ये गुरु मंत्र दिया था, ये एक मूल मंत्र दिया था चेन द्यूशियो ने चीन के युवाओं के लिए।
और उन्होंने इस प्रकार से चीन के युवाओं को क्रांति के लिए उनका न केवल आह्वान किया, बल्कि उनके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया कि आपको इस आंदोलन के माध्यम से स्वयं के व्यक्तित्व में किस तरीके से सुधार करना है और साथ में आपको चीन में किस प्रकार के परिवर्तन लाने हैं। अब हम देखेंगे कि इस आंदोलन का स्वरूप क्या था। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी जो पहला या सबसे बड़ा कह सक कार्य था या एजेंडा था, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था, वो था न्यू लिटरेरी मूवमेंट, नव साहित्य आंदोलन। अब चीन में जब ये नए युवा वर्ग जो क्रांतिकारी थे, रिफॉर्मर्स थे, जब चीन में सुधारों के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि शिक्षा को वो जानते थे कि शिक्षा माध्यम है, शिक्षा के द्वारा ही वो चीन में सुधार कर सकते हैं, नए चीन का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, चीनी समाज को शिक्षित करना, उसके लिए सबसे आवश्यक था। चीन में सबसे बड़ी जो चुनौती उनके सामने आ रही थी, वो थी भाषा की चुनौती। चीन में इस समय 2 भाषाओं का प्रयोग होता था। एक होती थी शास्त्रीय भाषा या उच्च स्तरीय भाषा, और ये जो शास्त्रीय भाषा थी, उसमें चीन के सारे धर्म ग्रंथ या जितना भी लिटर साहित्य है, वो उच्च स्तर का साहित्य वो शास्त्रीय भाषा में लिखा जाता था, और साथ में शिक्षा का माध्यम शास्त्रीय भाषा होती थी, और जितनी भी टेक्स्ट बुक्स होती थी, शिक्षा की किताबें होती थी, जितना भी साहित्य था, वो शास्त्रीय भाषा में लिखा हुआ साहित्य होता था। दूसरी तरफ थी आम बोलचाल की भाषा, जिसे कि पी हुआ कहते हैं। अब ये पी हुआ जो थी, वो चीन का आम व्यक्ति जो सामान्य बोलचाल में पी हुआ भाषा का प्रयोग करता था। और तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई थी दोनों भाषाओं के बीच में। दोनों अभिव्यक्ति के जो 2 माध्यम थे चीन में, उनमें बहुत बड़ा अंतराल था, गैप था। जो शास्त्रीय भाषा थी, वो सिर्फ इन बड़े विश्वविद्यालयों और उच्च कुलीन वर्ग के लोग ही उसको पढ़ने का अधिकार रखते थे, उसे समझ सकते थे। जो आम व्यक्ति था, वो शास्त्रीय भाषा चूंकि नहीं समझ सकता था, नहीं जानता था उसका प्रयोग, तो वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था। तो इस तरीके से, लेकिन राजशाही में और राजशाही के बाद भी शास्त्रीय भाषा को ही सरकारी भाषा माना गया और शिक्षा की भाषा शास्त्रीय भाषा को ही माना गया। तो इस आंदोलन का जो पहला लक्ष्य था, वो था पी हुआ या आम बोलचाल की भाषा को एक सम्मानित भाषा, एक संप्रेषण के माध्यम के रूप में स्थापित करना। और इसमें अगेन हुशी, जो कि विदेश में शिक्षा प्राप्त करके आए थे, हुशी का सबसे बड़ा योगदान था। और उन्होंने कहा कि पूरी शास्त्रीय चीनी शिक्षा व्यवस्था जो शास्त्रीय भाषा पर आधारित है, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वो यहाँ पर वो एक आइकोनोक्लास्ट की तरह, एक विध्वंसक की तरह बात कर रहे थे हुशी। हालांकि वो रेडिकल नहीं थे, अतिवादी नहीं थे, वो सुधारवादी थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बाधा चीन में शिक्षा का प्रचार करने में भाषा की है, शास्त्रीय भाषा की है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को महत्व दिया जाता है, उसी तरीके से चीन में जो आम बोलचाल की भाषा है, उसको महत्व दिया जाना चाहिए, और उसके द्वारा शिक्षा का माध्यम इस भाषा को बनाया जाना चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए। उनमें से पहला था कि कुलीन तंत्र की, कुलीन वर्ग की अलंकारिक, बनावटी, चापलूसी भाषा को समाप्त करके आम व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा को प्रचारित करना। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो संस्कृत शास्त्रीय भाषा में लिखा गया नीरस और एकरूपता लिए हुए साहित्य है, उसको समाप्त करके जन भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य को प्रचारित किया जाना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो शास्त्रीय भाषा में लिखा गया शास्त्रीय साहित्य है, वो साधु संतों द्वारा लिखा गया है, वो बहुत ही दुरूह है और त्रुटिहीन है। तो इस तरीके के जो इनफॉलेबल साहित्य है, उसके स्थान पर जनमानस की आकांक्षाओं और भावनाओं को व्यक्त करने वाले लोक साहित्य को, लोक भाषाओं और लोक साहित्य को प्रचारित किया जाना है। तो इस तरीके से उन्होंने नव संस्कृतिवाद में एक नया आंदोलन
भाषा के क्षेत्र में आरंभ किया और इसका अंतिम लक्ष्य जो था वो था शिक्षा का प्रचार करना। इसका बहुत प्रभाव चीनी समाज पर पड़ा। बहुत जल्दी ही ये नियम लागू किए गए कि कक्षा 2 तक की शिक्षा स्थानीय भाषाओं में दी जाएगी। उसके बाद 1920 में एक कानून पारित किया गया कि सभी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो विश्वविद्यालय स्तर तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो सब चीन की भाषा में, स्थानीय भाषाओं में, पीहुआ में प्रकाशित की जाएंगी। तो इस तरीके से ये नव संस्कृतिवाद में जो शिक्षा जो भाषाई आंदोलन था वो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उसे बहुत सफलता मिली। अब दूसरा जो पक्ष था नव संस्कृतिवादी आंदोलन का वो था परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की आलोचना। अब जो युवा विचारक थे उन्होंने कहा कि उन्होंने चीनी संस्कृति और परंपराओं को पश्चिमी मानकों के आधार पर, वेस्टर्न स्टैंडर्ड से उनको पश्चिमी मानकों के आधार पर, पश्चिमी संस्कृति के आलोक में उनका मूल्यांकन करना आरंभ किया। और उन्होंने कहा कि इनमें से ये जो हमारी संस्कृति में जो सभ्यताएं हैं, पुरातन जो प्रवृत्तियां हैं, उनको नष्ट किया जाना चाहिए, उनका समूल नाश किया जाना चाहिए। तभी चीनी समाज की बेड़ियां तोड़ी जा सकती हैं और चीनी समाज तेजी से आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए हुशी ने एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को नाम दिया विरासत की पुनर्स्थापना आंदोलन। यहाँ पर एक बात ये बहुत ध्यानपूर्वक समझने की है कि ये आंदोलनकारी चीनी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की आलोचना की बात कर रहे थे, लेकिन ये उसके विध्वंस की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये सभी राष्ट्र प्रेमी थे, अपनी सभ्यता संस्कृति से प्रेम करते थे। तो इसलिए उसको नष्ट करने की बात, पश्चिमी प्रभाव में उसको नष्ट करने की बात नहीं कर रहे थे। वो कर रहे थे कि हमें इसे नए सिरे से स्थापित करना है, इसमें जो कुरीतियां हैं उनको हमें दूर करना है और उन्हें नए तरीके से परिभाषित, चाहे वो हमारी नैतिकता की बात हो, चाहे वो हमारी परंपराएं हो, चाहे हमारे कर्मकांड हो, उन सबको हमें नए तरीके से परिभाषित करना है। और चीन को बदली हुई परिस्थितियों में आधुनिकता के साथ, वर्तमान के साथ जोड़ते हुए हमें अपनी इन पुरातन परंपराओं को पुनर्स्थापित करना है। सो ये एक विशेष बात है कि कभी भी उन्होंने इनके विध्वंस की, समाप्त करने की बात नहीं कही। उन्होंने, रेडिकल्स ने कही, लेकिन सुधारकों ने ये बात नहीं की। वो उसमें सुधार करना चाहते थे, उसको रिफॉर्म करके एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। अब इसके लिए उन्होंने सांस्कृतिक विरासतों को का मूल्यांकन करना शुरू किया। उन्होंने परंपराओं को नए दृष्टिकोण से देखने की बात आरंभ की, उनको उनके तरीकों में परिवर्तन करने का प्रयास आरंभ किया, जिससे कि चीन को इसकी रूढ़िवादिता से या कुरीतियों से मुक्त कराया जा सके। दूसरा जो इसका पक्ष था वो था डेमोक्रेसी एंड साइंस, गणतंत्र या प्रजातंत्र और विज्ञान। हुशी इसके बहुत बड़े समर्थक थे, चांदेशियो इसके बहुत बड़े समर्थक थे। और हुशी कहा करते थे मिस्टर डेमोक्रेसी, मिस्टर साइंस। ये दो चीज़ों को हमें अपनाना है, इनको स्थान देना है चीन में, तभी चीन एक प्रगति पूर्ण समाज बन सकता है। और उन्होंने कहा कि चीन की जो जीवन शैली है उस, और इसके लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार किया। और उन्होंने कहा कि जो पहली चीज़ जेंडर्ड नोशंस है हमारे समाज के, जो हमारे समाज में लिंग भेद की परंपरा है, जैसे स्त्रियों को द्वितीय दर्जा देना, स्त्रियों के पैर बांधना जन्म के साथ ही, चूंकि छोटे पैर वहाँ की संस्कृति में निशानी माने जाते थे खूबसूरती के, तो पैरों को लोहे के जूतों में बांध दिया जाता था। इसी तरीके से पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन की जाती थी। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिक तरीके से हमें करना है। दूसरा, जनतंत्र की बात उन्होंने कहा कि राज्य में जनता की एक राजवंश या शक्ति एक कुलीन वर्ग के हाथ में नहीं केंद्रित होनी चाहिए, बल्कि जनतंत्र स्थापित होना चाहिए और जनता के हाथों में शक्ति होनी चाहिए। इन विचारकों ने एक और विचारधारा का प्रयोग किया, जिसको कि उद्भववादी सामाजिक डार्विनवाद कहते हैं। और ये भी इसी समाज सुधार से प्रेरित थी, और इसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया कि जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं उनमें से जो उपयोगी परंपराएं हैं, क्योंकि
डार्विनिज्म क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अ, काबिल है, सबसे योग्य है, उसी को रहने का अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी सामाजिक परंपराओं का मूल्यांकन करना चाहिए और उनमें से जो परंपराएं समय के परिप्रेक्ष्य में हैं, उनका हमें पालन और उन्हें लागू करना चाहिए। नव संस्कृतिवाद की एक और विशेषता थी व्यक्तिवाद, क्योंकि चीनी समाज जो है वो सामूहिकता में विश्वास करता था। परिवार, समाज, राष्ट्र, ये समाज की महत्वपूर्ण इकाइयां मानी जाती थी। जो युवा क्रांतिकारी थे, जो नव संस्कृतिवादी थे, उन्होंने कहा कि इन सब में एक इंडिविजुअल सेल्फ खो करके रह जाता है। सो जब तक व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाएगा, और इसमें वो पश्चिमी विचारों से पुनः प्रभावित थे कि इंडिविजुअल को एक मॉरल अथॉरिटी माना जाएगा, व्यक्ति को एक नैतिक अस्तित्व मानते हुए एक समाज और परिवार के स्थान पर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं आकांक्षाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से चीन में ये नव संस्कृतिवादी आंदोलन 1923 तक चलता रहा और इसने चीनी समाज में बहुत ही अब तक का शायद सबसे सफल आंदोलन था, जो कि चीन में संस्कृति के परिवर्तन में चीनी संस्कृति को गतिशील मोबिलाइज करने में बहुत ज्यादा सफल रहा। दूसरा विषय हमारा चीनी बुर्जुआ वर्ग का उदय है। उसके विषय में बस थोड़ी सी आउटलाइन में आपको बताऊंगी कि बुर्जुआ वर्ग को आमतौर पर हम मान लेते हैं कि बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, जिसमें कि पेशेवर समाज आता है, वकील, डॉक्टर, शिक्षक इत्यादि। लेकिन चीन के बुर्जुआ वर्ग की परिभाषा अलग थी। चीन में जो बुर्जुआ वर्ग था उसमें आते थे सौदागर, मुख्य रूप से व्यापारी, उद्योगपति और प्रशासन से संबंधित कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग के लोग। चीन में बुर्जुआ वर्ग का उदय जो था वो भी अगेन पश्चिमी शक्तियों के साम्राज्यवाद के समय में हुआ और 1911 की क्रांति में बुर्जुआ वर्ग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी सहानुभूति हमेशा से चिंग शासन वंश के विरोधियों की तरफ रही और उन्होंने राष्ट्रवादियों के प्रति सहानुभूति दिखाई। सन यात सेन का एक लंबे समय तक बुर्जुआ वर्ग ने बहुत समर्थन किया और शंघाई में जो क्रांति की सफलता हुई, 1911 की क्रांति को सफलता मिली, उसके पीछे बुर्जुआ वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। 1911 की क्रांति के समय चूंकि बुर्जुआ वर्ग साधन संपन्न था, धन संपत्ति से संपन्न था और जो विदेशी व्यापार उद्योग धंधों की स्थापना हुई उससे भी उसने काफी लाभ कमाया था। तो ऐसी स्थिति में 1911 की क्रांति के समय जब चीन में राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हो गई थी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो चीन के बुर्जुआ वर्ग ने एक अद्भुत कार्य किया। जगह जगह पर नगरों में जब शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, केंद्रीय शासन समाप्त हो गया, तो बहुत स्थानों पर बुर्जुआ वर्ग ने शासन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर संभाला। लेकिन ये यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ऐसा करते समय, स्थानीय प्रशासन को अपने हाथों में लेते समय उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। वो एक तो कन्फ्यूशियसवाद के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होकर के ये काम कर रहे थे और दूसरा वो अपने समाज को अपने राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर के भी चीन को अराजकता के जाल में जाने से रोकने के लिए काम कर रहे थे। 1911 की क्रांति के समय इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के समय का काल जो है वो माना जाता है कि स्वर्ण काल रहा चीन के बुर्जुआ वर्ग के लिए, क्योंकि विदेशी जो साम्राज्यवादी थे उनकी आर्थिक गतिविधियां चीन में कम हो गई। परिणाम ये हुआ कि चीनी उद्योगपतियों को अवसर मिला अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए। चीन का विदेशी व्यापार बहुत बढ़ गया क्योंकि बहुत सारी वस्तुओं, बहुत सारे खनिजों का निर्यात चीन से विदेशों को होने लगा, जो पहले विदेशी व्यापारी करते थे। चीन के सामानों का विदेशी व्यापारी निर्यात करते थे, अब स्वयं चीनी व्यापारी उन वस्तुओं का निर्यात करने लगे। तो इन परिस्थितियों में बुर्जुआ वर्ग काफी सशक्त हुआ। लेकिन हाँ, बुर्जुआ वर्ग ने एक विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एक सबक ये लिया कि वो राजनीति से दूर रहेंगे, वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे और उनकी अपनी गतिविधियों को आर्थिक कार्यकलापों तक सीमित रखेंगे। क्योंकि 1916 से 1919 के बीच में जो गतिविधियां हुई, युआन शिकाई ने एक ऐसे बड़े नेता की हत्या करवाई जो कि चीन के बुर्जुआ वर्ग का समर्थक था
और sun Yat-sen का बहुत लंबे समय तक साथ दिया था चीन के बुर्जुआ वर्ग ने, लेकिन sun Yat-sen ने उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसे में राजनीति से संभवतः बुर्जुआ वर्ग का मोह भंग हो चुका था और एक लंबे समय तक अपने आप को राजनीति से अलग रखते हुए उन्होंने मुख्य रूप से केंद्रित किया अपने आप को आर्थिक गतिविधियों में। ये जो चीन का बुर्जुआ वर्ग था, उसने चीन के सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका लंबे समय तक निभाई।